हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 101 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक रूढ़िवादिता क्या है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। रूढ़िवादिता राजनीति का एक प्रमुख विचारधारात्मक सिद्धांत है जो समाज में परंपराओं, रीति रिवाज, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य और स्थापित संस्थाओं के संरक्षण पर बल देता है। यह विचारधारा अचानक या क्रांतिकारी परिवर्तन के बजाय क्रमिक और सावधानीपूर्वक परिवर्तन को उचित मानती है। रूढ़िवाद का मूल उद्देश्य सामाजिक स्थिरता बनाए रखना और अतीत के अनुभवों से प्राप्त मूल्यों की रक्षा करना है। अब देखते हैं हम रूढ़िवादिता का अर्थ। राजनीति में रूढ़िवादिता का अर्थ समाज और राज्य में उन संस्थाओं, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने ना है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। यह विचारधारा मानती है कि परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, इसके लिए उन्हें अचानक बदलना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। राजनीति में रूढ़िवादिता की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता है परंपराओं का संरक्षण। रूढ़िवादिता समाज की प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म और धार्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देती है। यह मानती है कि ये परंपराएं पीढ़ियों के अनुभव से विकसित होती है, इसलिए इन्हें नष्ट करना समाज की स्थिरता के लिए घातक हो सकता है। सेकंड है इसकी क्रमिक परिवर्तन में विश्वास। रूढ़िवादी विचारधाराएं क्रांति, विद्रोह या अचानक बदलाव का विरोध करती है। इसके अनुसार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन धीरे धीरे अनुभव और विवेक के आधार पर होने चाहिए। थर्ड है सामाजिक स्थिरता को प्राथमिकता। रूढ़िवादिता का प्रमुख उद्देश्य समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना है। यह विचारधारा मानती है कि अत्यधिक परिवर्तन से अराजकता और अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। फोर्थ है अनुभव और इतिहास पर भरोसा। रूढ़िवादी सिद्धांत तर्क और सिद्धांतों से अधिक इतिहास और व्यवहारिक अनुभव को महत्व देता है। अतीत की सफल संस्थाओं और नीतियों को वर्तमान में भी उपयोगी माना जाता है। फिफ्थ है सामाजिक असमानता की स्वीकृति। रूढ़िवादिता मानती है कि समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते। क्षमताओं, योग्यताओं और भूमिकाओं में अंतर स्वाभाविक है, इसलिए पद, प्रतिष्ठा और अधिकारों में भिन्नता को प्राकृतिक माना जाता है। निजी संपत्ति का समर्थन। निजी संपत्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता का आधार माना जाता है। रूढ़िवादी विचारधारा सामूहिक या राज्य नियंत्रित संपत्ति का विरोध करती है। नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट, परिवार और धर्म की केंद्रित भूमिका। परिवार को समाज की मूल इकाई और धर्म को नैतिक अनुशासन के स्रोत माना जाता है। ये संस्थाएं व्यक्ति को सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। राजनीति में रूढ़िवादिता का एक ऐसी विचारधारा है जो समाज की जड़ों को मजबूत बनाए रखने पर बल देती है। यद्यपि यह तीव्र सुधारों का विरोध करती है, फिर भी सामाजिक स्थिरता, परंपरा और संस्थागत निरंतरता के लिए इसका योगदान महत्वपूर्ण है। आधुनिक लोकतंत्र में रूढ़िवादिता और प्रगतिवाद के संतुलन से ही समाज का स्वस्थ विकास संभव है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक रूढ़िवादिता। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, रूढ़िवाद पर एडमंड बर्क और माइकल ऑक्सफोर्ड के विचारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी भूमिका। रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरा, अनुभवों और सामाजिक निरंतरता को अधिक महत्व देती है। जो मतलब रूढ़िवादिता है, ये राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरा, अनुभव और सामाजिक निरंतरता को अधिक महत्व देती है।
इस विचारधारा के विकास में एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड का विशेष योगदान रहा है। दोनों विचारकों ने तर्कवादी और क्रांतिकारी राजनीति का विरोध करते हुए परंपरा आधारित शासन का समर्थन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडमंड बर्ग के रूढ़िवादी विचार। तो फर्स्ट इनका परंपरा और अनुभव का महत्व। तो एडमंड बर्ग के अनुसार परंपराएं समाज के दीर्घकालीन अनुभवों का परिणाम होती है। जो परंपराएं होती है वो दीर्घकालीन अनुभवों का परिणाम होती है। इन्हें केवल तर्क या सिद्धांत के आधार पर नकारना उचित नहीं है। इन्हें हम तर्क और सिद्धांतों के आधार पर नकार नहीं सकते। परंपराएं सामाजिक स्थिरता बनाए रखती है। जो परंपराएं होती है ये सामाजिक स्थिरता बनाए रखती है और व्यक्ति को नैतिक दिशा प्रदान करती है। राजनीति में सफल निर्णय वही होते हैं जो इतिहास और अनुभवों पर आधारित होते हैं। सेकंड है समाज एक जैविक इकाई है। बर्ग ने समाज को एक जैविक संरचना माना है जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। समाज कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है जिसे योजनाओं द्वारा तुरंत बदला जा सके। यदि समाज में परिवर्तन आवश्यक हो तो वह धीरे धीरे और परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। बर्ग ने समाज को एक जैविक संरचना माना है जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। समाज कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है जिसे योजना द्वारा तुरंत बदला जा सके। मतलब ऐसी कोई ये व्यवस्था नहीं है जिसे योजनाओं से तुरंत बदला जा सकता है। यदि समाज में परिवर्तन आवश्यक हो तो धीरे धीरे और परंपराओं के अनुरूप होने चाहिए। जो अगर समाज में परिवर्तन की ज़रूरत है तो वो धीरे धीरे परंपराओं के अनुरूप होने चाहिए जिससे समाज का संतुलन बिगड़े ना, मतलब बना रहे समाज का संतुलन। अब हमारा थर्ड पॉइंट है सामाजिक अनुबंधन की विस्तृत अवधारणा। बर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंधन केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक नैतिक समझौता है। वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परंपराओं और संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए। जो बर्ग के अनुसार जो सामाजिक अनुबंध केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं है, ये भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान पीढ़ी जो भविष्य की पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परंपराओं और संस्थाओं की रक्षा उनको करनी चाहिए। फोर्थ है फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना। एडमंड बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हुए कहा कि यह अमूर्त तर्क, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आधारित थी। इनसे परंपरागत संस्थाओं को नष्ट कर दिया जिससे आज अराजकता और हिंसा फैल गई। उनके अनुसार क्रांति ने समाज को सुधारने के बजाय कमज़ोर कर दिया। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे समाज में परंपराएं संस्थान को नष्ट कर दिया, उसने अराजकता और हिंसा फैल गई और क्रांति ने समाज को सुधारने के बजाय उसे कमज़ोर कर दिया। इनका फिफ्थ पॉइंट है क्रमिक और विवेकपूर्ण परिवर्तन का समर्थन। जो बर्ग थे वो परिवर्तन के विरोधी नहीं थे बल्कि विवेकपूर्ण और क्रमिक सुधारों के समर्थक थे। उनका मानना था कि सुधार अनुभव और परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। अचानक और उग्र परिवर्तन समाज की स्थिरता को नष्ट कर सकते हैं और राजनीतिक अव्यवस्था को जन्म दे सकते हैं। बर्ग कहते थे कि जो परिवर्तन है वो अनुभव और परंपरा के अनुरूप होने चाहिए। अचानक या उग्र परिवर्तन समाज में स्थिरता को नष्ट कर देते हैं और अस्थिरता पैदा कर देते हैं। राजनीतिक अव्यवस्था को जन्म देते हैं, मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी और अव्यवस्था समाज में फैल जाएगी। अब देखते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड के रूढ़िवादी विचार। जो माइकल ऑक्सफोर्ड थे उनके रूढ़िवादी विचार क्या बोलते हैं? तो पहला है राजनीति एक व्यवहारिक कला है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड के अनुसार राजनीति कोई विज्ञान नहीं बल्कि एक व्यवहारिक कला है। उन्होंने राजनीति को विज्ञान न मानकर एक कला माना है। इसे निश्चित नियमों और योजनाओं से संचालित नहीं किया जा सकता। जैसे विज्ञान नियमों और योजनाओं से चलता है वैसे ही इसे राजनीति को नहीं चलाया जा सकता। ज्ञान अनुभव, परंपरा और व्यवहारिक समझ से प्राप्त होता है।
राजनीति का वास्तविक ज्ञान है जो वो अनुभव, परंपरा और व्यवहारिक समझ से प्राप्त होता है, ना केवल पुस्तकीय सिद्धांतों से। इन्होंने बोला है कि जो राजनीति का ज्ञान है वो हमें अनुभव और परंपराओं के व्यवहारिक समझ से प्राप्त होता है, ना कि पुस्तकीय सिद्धांतों से। सेकंड है इनका राजनीतिक तर्कवाद का विरोध। ऑक्सफोर्ड ने राजनीतिक तर्कवाद की तीव्र आलोचना की है। उनके अनुसार केवल तर्क और सिद्धांत के आधार पर समाज का पुनर्गठन करना खतरनाक होता है। तर्कवाद राजनीति, सामाजिक अनुभव और परंपराओं की अनदेखी करती है, जिससे असफल नीतियां और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। थर्ड है हमारे पास परंपरा को सामाजिक ज्ञान का स्रोत मानना। ऑक्सफोर्ड के अनुसार परंपरा एक प्रकार का मौन सामाजिक ज्ञान होती है जो व्यवहार में सीखा जाता है। यह ज्ञान लिखित कानूनों से अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने माना है कि जो परंपराएं हैं एक मौन सामाजिक ज्ञान होता है जो व्यवहार से सीखी जाती है और ये लिखित कानूनों से ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए राजनीतिक निर्णयों में स्थापित प्रथाओं और सामाजिक परंपराओं को महत्व दिया जाता है। फोर्थ है परिवर्तन के प्रति सतर्क दृष्टिकोण। ऑक्सफोर्ड परिवर्तन के पूर्ण विरोधी नहीं थे, लेकिन वे अनावश्यक और तीव्र परिवर्तनों के विरुद्ध में थे। जो ऑक्सफोर्ड थे वो परिवर्तन के विरोधी नहीं थे, परंतु वो समाज में हो रहे अनावश्यक और तीव्र परिवर्तनों के विरोधी थे। उनका मानना था कि परिवर्तन तभी स्वीकार्य है जब वह समाज और मौजूदा संरचना और परंपराओं के अनुरूप हो, अन्यथा इससे समाज का संतुलन बिगड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है नागरिक संघ की अवधारणा। ऑक्सफोर्ड ने राज्य को नागरिक संघ के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों को किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्देशित करना नहीं, बल्कि कानूनों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करना है। कानून आचरण की सीमाएं तय करना है, जीवन का उद्देश्य नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड के विचारों में समानताएं कि उनकी क्या सिमिलैरिटीज़ थी। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी है परंपरा और अनुभव को महत्व। एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड दोनों ही राजनीति में परंपरा और अनुभव को अधिक महत्व दिया, मतलब दोनों ने राजनीति में परंपराओं को अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार सामाजिक परंपराएं दीर्घकालीन अनुभवों का परिणाम होती है। इन्हें केवल तर्क या सिद्धांत के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंपराएं समाज को स्थिरता, निरंतरता और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। सेकंड है क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध। दोनों विचारक समाज में अचानक उग्र परिवर्तनों के विरोधी थे, मतलब दोनों जो हमारे विचारक थे उन्होंने समाज में हो रहे अचानक और उग्र परिवर्तनों का विरोध किया। उनका मानना था कि क्रांति सामाजिक संस्थाओं को नष्ट कर देती है और अराजकता को जन्म देती है। वे परिवर्तन के पक्षधर थे, लेकिन केवल क्रमिक, सीमित और विवेकपूर्ण सुधारों के रूप में जो समाज में मौजूदा संरचना के अनुरूप हो। थर्ड है तर्कवादी राजनीति की आलोचना। बर्क और ऑक्सफोर्ड दोनों ने राजनीतिक तर्कवाद की आलोचना की। उनका कहना था कि केवल तर्क और अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर समाज का पुनर्गठन करना व्यवहारिक नहीं है। ऐसी राजनीति सामाजिक अनुभव, परंपराओं और व्यवहारिक ज्ञान की अनदेखी करती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। फोर्थ है समाज को जैविक रूप में देखना। दोनों विचारकों ने समाज को एक जीवंत और विकसित होने वाली इकाई के रूप में देखा। समाज को कोई यांत्रिक संरचना नहीं है जिसे योजनाओं से बदला जा सके। समाज का विकास स्वाभाविक और ऐतिहासिक प्रक्रिया से होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन भी प्राकृतिक और क्रमिक होना चाहिए। दोनों विचारकों ने समाज को एक जीवंत और विकसित होने वाली इकाई के रूप में देखा। समाज कोई यांत्रिक इकाई नहीं है जिसे योजनाओं के द्वारा बदला जा सके। समाज का विकास स्वाभाविक और ऐतिहासिक प्रक्रिया से होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन की प्राकृतिक और क्रमिक होनी चाहिए। इसमें जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक और क्रमिक होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था
पर बल। एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड दोनों ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखना मानते हैं। वे मानते थे कि राजनीतिक संस्थाएं तभी सफल होती है जब वे समाज में संतुलन, निरंतरता और अनुशासन को बनाए रखें। वे मानते थे कि राजनीतिक संस्थाएं तभी सफल होती है जब वे समाज में संतुलन, निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें, न केवल आदर्शों के आधार पर बदलाव करें, मतलब जो आदर्शों के आधार पर बदलाव ना करें। अब देखते हैं एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड के विचारों में भिन्नताएं। तो उनके विचारों में क्या क्या भिन्नताएं थी। तो फर्स्ट आती है ऐतिहासिक बनाम दार्शनिक दृष्टिकोण। तो एडमंड बर्ग का रूढ़िवादी मुख्यतः ऐतिहासिक और नैतिक अनुभवों पर आधारित था। जो बर्ग थे उनका रूढ़िवाद मुख्य रूप से ऐतिहासिक और नैतिक अनुभव पर आधारित था। उन्होंने अपने विचार फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना के संदर्भ में प्रस्तुत किए, और इसके विपरीत माइकल ऑक्सफोर्ड का दृष्टिकोण अधिक दार्शनिक और सैद्धांतिक है, जिसमें वे राजनीति की प्रकृति और तर्कवाद की सीमाओं पर विचार करते हैं। अब सेकंड है सामाजिक अनुबंधन की अवधारणा। बर्ग ने सामाजिक अनुबंधन को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक नैतिक समझौता माना है। उनके लिए परंपरा इस अनुबंध का आधार है। दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड सामाजिक अनुबंध की इस अवधारणा पर अधिक बल नहीं देते, बल्कि वे राज्य को एक नागरिक संघ मानते हैं जो केवल आचरण के नियमों को निर्धारित करता है। थर्ड है राज्य और कानून की भूमिका। बर्ग के विचार में राज्य और कानून का उद्देश्य परंपरागत संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना है। जो बर्ग थे उनके अनुसार जो राज्य और कानून का उद्देश्य है परंपरागत संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना है। वे नैतिक और ऐतिहासिक निरंतरता पर बल देते थे। पर जो ऑक्सफोर्ड थे राज्य और नैतिक उपदेशक नहीं मानते थे। उनके अनुसार केवल कानून केवल नागरिकों के आचरण की सीमाएं तय करता है, जीवन के उद्देश्य नहीं। फोर्थ है परिवर्तन के औचित्य का आधार। बर्ग परिवर्तन को तभी स्वीकार करते हैं जब वे ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक आवश्यकता से उत्पन्न हो। जो बर्ग थे वो परिवर्तन को तभी स्वीकार करते हैं जब वो ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक आवश्यकता से उत्पन्न हो। वे सुधारों को परंपरा के संरक्षण के साधन के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत ऑक्सफोर्ड जो है परिवर्तन के औचित्य को व्यावहारिक विवेक और परिस्थितियों से जोड़ते हैं, ना कि ऐतिहासिक अनिवार्यता से। फिफ्थ है लेखन शैली और उद्देश्य। एडमंड बर्ग की लेखन शैली जो थी वो भावात्मक थी, ऐतिहासिक थी और राजनीतिक थी। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं की आलोचना करना था। वहीं माइकल ऑक्सफोर्ड की जो शैली दार्शनिक, विश्लेषणात्मक और अमूर्त है, जिसमें वे राजनीति के सिद्धांतों और तर्कवाद की आलोचना पर अधिक ध्यान देते हैं। निष्कर्ष, एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड दोनों ही रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक हैं। दोनों ने परंपरा, अनुभव और सामाजिक निरंतरता को राजनीति का आधार माना था तथा क्रांतिकारी और तर्कवादी राजनीति का विरोध किया। बर्ग ने रूढ़िवादी और ऐतिहासिक नैतिक आधार प्रदान किया, जबकि ऑक्सफोर्ड ने उसे दार्शनिक और व्यवहारिक रूप दिया। उनके विचार यह स्पष्ट करते हैं कि समाज का स्वस्थ विकास संतुलन और क्रमिक विवेकपूर्ण परिवर्तनों से ही संभव है। तो जो बर्ग और ऑक्सफोर्ड थे वो दोनों ही रूढ़िवादी के चिंतक थे। उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, पर दोनों ने परंपराएं और अनुभवों को ही सामाजिक निरंतरता का राजनीति का आधार माना है। उनका मानना था कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तीव्र और अचानक नहीं होने चाहिए, वो समाज की परंपराओं और अनुभवों के अनुसार होने चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर यहाँ से देखें और करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है जो मैंने लिया है। तो ये क्वेश्चन है
मिशेल फुको, मतलब मिशेल फुको के मतलब इधर की मिशेल फुको के जो रूढ़िवाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे उन्हें बताओ। तो इसको देख लेते हैं पहले। रूढ़िवाद पर मिशेल फुको के विचार। भूमिका। मिशेल फुको प्रत्यक्ष रूप से रूढ़िवादी विचारक नहीं थे। जो मिशेल फुको थे वे प्रत्यक्ष रूप से रूढ़िवादी विचारक नहीं थे, बल्कि वे उत्तर आधुनिक और आलोचनात्मक चिंतक थे। मतलब आलोचनात्मक चिंतक थे वो रूढ़िवादी विचारक नहीं थे। फिर भी उनके सत्ता, ज्ञान, अनुशासन और सामाजिक संस्थाओं पर विचार रूढ़िवादी राजनीति और परंपरागत सत्ता संरचनाओं की गहन आलोचना प्रस्तुत करते हैं। तो फर्स्ट है परंपरागत सत्ता की आलोचना। फूको के अनुसार समाज में सत्ता केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित होती है। उन्होंने सत्ता को राज्य और सरकार तक सीमित माना है, बल्कि और उन्होंने सत्ता को राज्य और सरकार तक सीमित नहीं माना है, बल्कि परंपराएं, संस्थाओं, ज्ञान और सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से कार्य करती है। राजनीतिक रूढ़िवादी जिन परंपराओं, संस्थाओं जैसे धर्म, परिवार और नैतिकता का समर्थन करता है, फूको उन्हें सत्ता के उपकरण मानते हैं। जैसे धर्म, परिवार और नैतिकता है तो फूको इन्हें सत्ता के उपकरण मानते थे। सेकंड है ज्ञान और सत्ता का संबंध। फूको ने फूको ने कहा है कि ज्ञान स्वयं सत्ता का स्वरूप है। जो ज्ञान है उसे सत्ता का स्वरूप माना है फूको ने। रूढ़िवादी विचारधारा जिन सत्य और अनैतिक मूल्यों को स्थायी मानती है, फूको उसे ऐतिहासिक और सत्ता निर्मित मानते हैं। उनके अनुसार कोई भी ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता, वह हमेशा सत्ता संरचना से जुड़ा होता है। उनके अनुसार कोई भी ज्ञान जो है वो निरपेक्ष नहीं होता, वो हमेशा सत्ता संरचना से जुड़ा होता है। थर्ड है अनुशासनात्मक समाज की अवधारणा। फूको ने आधुनिक समाज को अनुशासनात्मक समाज कहा, जहाँ स्कूल, जेल, अस्पताल और सेना जैसे संस्थान व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। रूढ़िवाद इन संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानता है, जबकि फूको इन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला मानते हैं। फोर्थ इसमें परंपरा बना स्वतंत्रता। रूढ़िवाद परंपरा और अनुशासन को प्राथमिकता देता है, जबकि फूको व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्माण पर बल देते हैं। उनके अनुसार परंपराएं अक्सर व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करती है और उन्हें नियंत्रित करती है, जबकि आलोचना सोच और स्वतंत्रता बाधित होती है। मतलब इससे आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्रता बाधित होती है। फिफ्थ है रूढ़िवाद की अंतर्निहित आलोचना। फूको का संपूर्ण दर्शन अप्रत्यक्ष रूप से रूढ़िवाद की आलोचना करता है। फूको ने जो अपना अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से रूढ़िवाद की आलोचना की है उन्होंने, क्योंकि वह स्थापित सत्य, परंपरा और सत्ता को चुनौती देते हैं। वे मानते हैं कि समाज को स्थिर मानने के बजाय उसे निरंतर बदलती सत्ता प्रक्रियाओं के रूप में समझना चाहिए। फूको मानते हैं कि जो समाज है उसे स्थिर मानने के बजाय उसे निरंतर बदलने वाली सत्ता के रूप में समझना चाहिए। इसका हम देखते हैं निष्कर्ष। मिशेल फूको रूढ़िवादी विचारक थे नहीं, वो रूढ़िवादी विचारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने रूढ़िवाद द्वारा समर्पित परंपरागत सत्ता, अनुशासन और संस्थाओं की आलोचना की। उनके विचार यह स्पष्ट करते हैं कि परंपराएं और सामाजिक संस्थाएं केवल व्यवस्था नहीं बनाती, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का माध्यम भी होती है। इस प्रकार फूको का दर्शन रूढ़िवाद के लिए एक गंभीर बौद्धिक चुनौती प्रस्तुत करता है। तो ये था हमारा रूढ़िवाद पर फूको के विचार। रूढ़िवाद पर मिशेल फूको के विचार। अब हमारा सेकंड है जो इसमें दिया हुआ परिवर्तनकारी नारीवाद। तो हम इसको देखते हैं। परिवर्तनकारी नारीवाद। तो परिवर्तनकारी नारीवाद परिवर्तनकारी नारीवाद नारीवादी चिंतन की वह धारा है जो केवल महिलाओं को सम्मान, अधिकार दिलाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज की पूरी संरचना में मूलभूत परिवर्तन की बात करती है।
यह मानता है कि पितृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाएं और सांस्कृतिक मान्यताएं महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। मुख्य विचार परिवर्तनकारी नारीवादी के अनुसार लैंगिक असमानता केवल कानूनों से समाप्त नहीं हो सकती। जो लैंगिक असमानता है वो केवल कानून से समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए परिवार, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आवश्यक है। यह नारीवादी सत्ता संबंधों, लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक मूल्यों को पुनर्परिभाषित करने पर जोर देता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। यह दृष्टिकोण पुरुष प्रधान सोच को चुनौती देता है, महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करता है तथा सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता को एक साथ जोड़ता है। परिवर्तनकारी नारीवाद सामाजिक चेतना, सामूहिक संघर्ष और संरचनात्मक सुधारों को आवश्यक मानता है। अब इसके निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं। इस प्रकार परिवर्तनकारी नारीवादी समाज में केवल सतही सुधार नहीं बल्कि गहरे और स्थायी बदलाव का लक्ष्य रखता है। यह महिलाओं की मुक्ति को सामाजिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया से जोड़कर देखता है, जिसमें यह एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना संभव हो सके। मतलब जो है ये नारीवादी परिवर्तनकारी नारीवाद है, जो ये महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में अधिकार हो और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, समाज में लैंगिक असमानता और को समाप्त करता है। इससे नारीवादी सत्ता संबंधों, लैंगिक भूमिका और सामाजिक मूल्यों को पुनर्भाषित करने पर जोर दिया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि निम्नलिखित में से लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखना है। जो दिए हुए इनमें हमने 200 शब्दों में लेख लिखना है। पहला है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद राजनीति की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसका मूल उद्देश्य समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और स्थापित संस्थाओं की रक्षा करना है। यह विचारधारा मानती है कि समाज का विकास एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन अचानक या क्रांतिकारी नहीं बल्कि धीरे धीरे और विवेकपूर्ण होना चाहिए। रूढ़िवाद परिवर्तन का विरोधी नहीं है, बल्कि अविवेकपूर्ण और उग्र परिवर्तनों का विरोध करता है। जो रूढ़िवाद है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन समाज में परिवर्तन के लिए जैसे समाज में परिवर्तन होता है तो वो रूढ़िवाद के द्वारा होता है। तो यह मानना जाता है। और परिवर्तन अचानक या क्रांतिकारी नहीं होता। जो रूढ़िवाद ये मानता है कि जो परिवर्तन है वो अचानक और क्रांतिकारी नहीं होना चाहिए, वो धीरे धीरे विवेकपूर्ण होना चाहिए, जिससे समाज में कोई असंतुलन पैदा ना हो, समाज में संतुलन बना रहे। रूढ़िवादी विचारधारा परंपरा, संस्कृति, धर्म और नैतिक मूल्यों को सामाजिक स्थिरता का आधार मानती है। इसके अनुसार परिवार, धर्म, राज्य और कानून जैसी संस्थाएं समाज को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूढ़िवाद निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है और इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा का साधन मानते हैं। साथ ही यह विचारधारा सामाजिक असमानताओं को पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं मानती और उन्हें स्वाभाविक मानती है। एडमंड बर्ग को आधुनिक रूढ़िवाद का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, रूढ़िवाद का जनक किसे कहा जाता है? एडमंड बर्ग को। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हुए कहा कि अमूर्त तर्क और आदर्शों के आधार पर समाज को पुनर्गठित करना विनाशकारी हो सकता है। उनके अनुसार समाज एक जैविक इकाई है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां जुड़ी होती है। बाद में माइकल ऑक्सफोर्ड ने भी रूढ़िवादी को दार्शनिक आधार प्रदान किया और राजनीति को एक व्यवहारिक कला बताया है। जो ऑक्सफोर्ड थे उन्होंने राजनीति को विज्ञान ना बताकर एक कला बताया है, जिसमें सिद्धांतों और नियमों के अनुसार नहीं बल्कि एक कलात्मक तरीके से राजनीति को चलाया जाता है। रूढ़िवाद की आलोचना भी की गई। इसमें आलोचकों का कहना है कि यह सामाजिक सुधारों की गति को धीमा करती है और असमानता को बनाए रखता है। फिर भी यह विचारधारा सामाजिक स्थिरता, निरंतरता
और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः कहा जा सकता है कि रूढ़िवाद राजनीति में संतुलन की विचारधारा है जो परंपरा और परिवर्तन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। तो ये था रूढ़िवाद किसे कहते हैं या रूढ़िवाद क्या है। शॉर्ट नोट आया था लिखने के लिए, तो ये वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट दिया है, नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर। तो नारीवाद राजनीति की तीसरी लहर, पेपर में कई बार दूसरी लहर और पहली लहर भी पूछ लेता है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरी लहर, ज़्यादा बार पूछी गई है, तो मैंने इस बार इसमें तीसरी लहर का लिया है। तो तीसरी लहर है, तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट, नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर का उदय 1990 के दशक में हुआ। यह दूसरी लहर की सीमाओं की आलोचना करते हुए सामने आई। तीसरी लहर का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी महिलाओं के अनुभव जैसे एक जैसे नहीं होते, इसलिए नारीवाद को अधिक समावेशी, विविधतापूर्ण और लचीला बनाया। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बहुलता और विविधता पर जोर। तीसरी लहर मानती थी कि महिलाओं की पहचान केवल लिंग से नहीं होती, बल्कि जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, यौन पहचान और संस्कृति भी उनके प्रभावित करती है। इसलिए यह एक समाधान सही के लिए की सोच को अस्वीकार करती है। सेकंड नंबर है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी यह सिद्धांत बताता है कि महिलाओं पर होने वाला दमन केवल पितृसत्ता से नहीं, बल्कि जातिवाद, वर्ग भेद और नस्लवाद जैसे कारकों से भी जुड़ा होता है। राजनीति और नीतियों में इन सभी कारकों को साथ साथ देखने की आवश्यकता बताई जाती है। थर्ड है पहचान की राजनीति। तीसरी लहर महिलाओं को अपनी पहचान को स्वयं परिभाषित करने का अधिकार देती है। यह समाज द्वारा थोपी गई आदर्श नीति नारी को उनकी छवि को चुनौती देती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है। नेक्स्ट है लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया की भूमिका। तीसरी लहर फिल्मों, सोशल मीडिया, संगीत और फैशन की राजनीतिक संघर्षों के माध्यम से यह मानती है कि संस्कृति भी सत्ता का प्रतिरोध का क्षेत्र है। देखते हैं इसका निष्कर्ष। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर नारीवाद को वैश्विक, बहुआयामी और समकालीन समाज के अनुरूप बताती है। यह समानता के साथ साथ अंतर और विविधता के सम्मान पर बल देती है तथा महिलाओं की आवाज़ को अधिक व्यापक रूप से राजनीति का हिस्सा बनाती है। तो ये था नारीवाद की तीसरी लहर। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आप इन पे को ज़रूर से पढ़ें। पेपर में अगर आए तो आप इनको एज इट इज़ लिख दें, आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, आप इन्हें लिख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।